हेलो एवरीवन। कर्सी रैंकर्स पर जेट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और ये एक सीरीज रहने वाली है 20 डेज की, जिसमें हम आपको कंप्लीट टॉपिक्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का रिवीजन करवाने वाले हैं। और टोटल 480 नंबर में से हम आपको 360 प्लस नंबर दिलवाने का वादा करते हैं। हम यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ साथ क्लासेस के साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज और ओवरऑल टेस्ट की, तो वो हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। और आज के इस वीडियो में पहली क्लास एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी की पर्टिकुलर आपको क्लास मिल रही है, वैसे ही हम आपको जेट के लिए कौन से टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए हाई वेटेज रख सकते हैं, और 40 क्वेश्चनों में से 40 के 40 क्वेश्चन का आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, पैटर्न क्या रहता है, इस बार पैटर्न कैसे आएगा, कट ऑफ क्या आ सकती है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम ये बात करेंगे कि पीछे दिख रहे हैं आप सभी को ये टॉपिक्स जो है बेसिक एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी और इरिगेशन में से पिछले सालों में से हर बार का जो एनालिसिस हमने देखा है, पैटर्न हमने देखा है, 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो के बाद में आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के लिए क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है और कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करते रहेंगे। बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पहला अपना जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जब भी हम किसी चीज नई चीज की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज हुई है पहले, और अब क्या इनोवेशन हो रहा है और आगे इसका फ्यूचर क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया के अंदर पहले जब देश आजाद नहीं था तो अंग्रेज लोगों का यहाँ पे क्या था, अधिकार था। और यहाँ पे उस समय एक अकाल पड़ा था, उसका नाम है छप्पनिया अकाल। क्या नाम है? छप्पनिया अकाल। और वो कब आया था? वो आया था 1899 या 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। यदि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें, हिंदू वर्ष के अकॉर्डिंग बात करें तो 1956 में आया था, 1956 में आया था, और इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया था छप्पनिया अकाल। बात करते हैं इसके साथ में हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले FAO के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर KL मेहरा। उन्होंने एक दावा किया था कि जो सरस्वती नदी है उसके किनारे पे एक रिसर्च चल रही थी, और वहां पे एक उन्होंने रिकवरी करी, एक डिस्कवरी करी कि भाई यहाँ पे इंडिया विश्व का, मतलब भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पे एक साथ दो फसलों का उत्पादन लिया जाता है। तो ये वाला किसने बताया? डॉक्टर KL मेहरा ने, सरस्वती नदी के किनारे और एक साथ दो फसलों के बारे में उन्होंने बताया। और वो एक FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट थे। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, आपके वाराणसी संहिता, यहाँ पे जैसे अपने मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जो साइट्स है, वहां पे कौन कौन सी चीजों की खुदाई हुई है और वहां से हमने को क्या सीखने को मिलता है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। जो अपने 11th के फर्स्ट चैप्टर से आते हैं क्वेश्चंस की, ऋग्वेद में हमें इरिगेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है, अथर्ववेद में प्लांट की जो डिजीज है, पादप रोग है, उनका कैसे अपन निवारण कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को जैसे प्लाऊ वगैरह के बारे में, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के बारे में जानकारी मिलती है, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके रिवीजन के लिए, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर की, बट इससे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है अपना नेक्स्ट टॉपिक, इस पे अपन बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चर बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, IERI की स्थापना कब हुई, ICAR की स्थापना कब हुई। तो इंस्टीट्यूट वाले टॉपिक भी हम चल के आएंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को रिवीजन करना है। ये हमारी थ्योरी वैसे क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास फटाफट होती है। आप भी यदि आपको लग रहा है कि अभी भी स्पीड कम, तो स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियोस के, अपने चैनल के थ्रू। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर फर्दर डिवाइडेड क्या होता है कि जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एंटोमोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लेक कल्चर, पिसिकल्चर, ये सभी के सभी ब्रांचेस किसकी है? एग्रीकल्चर की है। और ये इसलिए पूछी जाती है, जैसे आपको पूछ ले कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का कल्टीवेशन किस ब्रांच में किया जाता है, किस शाखा के अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल मतलब फल और सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी है? आपकी उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर। आपको ये पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपको ये याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर मतलब जिसके लास्ट में कल्चर आता है, तो जिसके लास्ट में कल्चर वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसके लास्ट में लॉजी और नोमी आता है वो कौन सी लैंग्वेज के वर्ड है? आपके ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे कि सीरियल्स जो अनाज है वो कौन सी भाषा का शब्द है। इसी के साथ में एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है आपका सिट्रिकल्चर और पोमोलॉजी। सिट्रिकल्चर आपका
ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और पोमोलॉजी आपका लैटिन प्लस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो थोड़ा सा इसको क्लासिफाई करके आप याद करेंगे। साथ में बात करें रब्बी और खरीफ कौन सी लैंग्वेज के वर्ड है, रब्बी खरीफ जायद ये है आपके अरेबिक के, मानसून आपका अरेबिक का है। इसी के साथ हम बात करें ट्रक गार्डन, वो एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। इसी के साथ बात करें हम किसकी, कॉटन की मतलब कपास की और गन्ने की, तो ये संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड है। इस हिसाब से सारी की सारी लैंग्वेज के वर्ड आपको ब्रांचेस के साथ में देख लेना है कि कौन सी ब्रांच का वर्ड कौन सी भाषा से निकल गया है। और बात करते हैं एग्रोनॉमी में हम किसकी बात स्टडी करते हैं, फील्ड मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की स्टडी मतलब अनाज उत्पादन कैसे करते हैं, खेत का अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, वो आती है आपकी एग्रोनॉमी, एक ब्रॉड आपकी ब्रांच है। साथ में बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम फर्दर 2 3 4 ब्रांच आ जाती है, जैसे आपकी पोमोलॉजी है, ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओलेरिकल्चर के अंदर सब्जी का अध्ययन किया जाता है, सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ में आपका पोमोलॉजी के अंदर आपके फ्रूट के कल्टीवेशन का स्टडी की जाती है, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स की कल्टीवेशन का स्टडी की जाती है। तो इस हिसाब से आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। सेकंड मतलब थर्ड आपका टॉपिक आता है रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। रिवोल्यूशन से डेफिनेटली पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे हुए, राउंड रिवोल्यूशन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, साथ में ग्रीन रिवोल्यूशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ग्रीन रिवोल्यूशन में पूछा कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुई, तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर ले, फिर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात कर ले, तो यहाँ पे अपन डिटेल में बात करेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, सभी रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। साथ में बात करें अपन व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से, सभी को आती होगी। साथ में बात करें आपके गोल्डन रिवोल्यूशन, वो आपके फ्रूट प्रोडक्शन से है। आपकी बात करते हैं नेक्स्ट ब्राउन रिवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग से है। ग्रे रिवोल्यूशन आपके फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है। ब्लैक रिवोल्यूशन आपके ऑयल या जेट्रोपा प्रोडक्शन से है। बाद में बात करें हम किसकी, फर्दर जितने भी रिवोल्यूशंस है वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको रिवोल्यूशंस अच्छे से रिवाइज करनी है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे आपका सबसे पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है, एग्रीकल्चर बोर्ड है। वो एग्रीकल्चर बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था, 1904 में हुआ था। इसके बाद में पूसा लेबोरेटरी, जिसको आज हम IERI के नाम से जानते हैं, वो 1905 के अंदर इंडिया में जो बिहार है, बिहार के अंदर दरभंगा जिला है, और दरभंगा जिला में गंडक नदी है, उसके किनारे सबसे पहले एक लेबोरेटरी के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था पूसा। फिफ्स ऑफ यूएसए, एक यूएसए कंपनी है फिफ्स, उसके नाम पे इसको पूसा नाम रखा गया, और वो एक लेबोरेटरी थी, वो एक इंस्टीट्यूट नहीं, लेकिन अब ब्रॉड समय आने वाले समय में समय के साथ साथ ये क्या है, इंस्टीट्यूट का रूप ले लिया। बाद में बात करते हैं जैसे 1904 में तो क्या हो गया, आपका एग्रीकल्चर बोर्ड स्टेब्लिश हो गया। 1905 में आपका पूसा लेबोरेटरी स्टार्ट होगी, जिसे आज हम IERI जानते हैं। 1929 के अंदर 16 जुलाई 1929 के अंदर ICR की स्थापना हुई थी। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और पूसा का जो दूसरा नाम अभी रखा गया है वो IARI है, उसका नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथ में बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 में स्टार्ट हुई थी, और ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर इसका जो शब्द है वो विलियम गोड ने दिया है। इसके फादर है, इंडियन फादर डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इसके वर्ल्ड के फादर है जो है डॉक्टर एनी बोलोग है। बट जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी कब, 1963 के अंदर एक ड्वार्फ व्हीट आया था, डॉक्टर एनी बोलोग यहाँ विजिट आए थे इंडिया में, MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर उन्होंने ड्वार्फ व्हीट उगाया, और वहां पे उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, वो बीज फार्मर्स को अवेलेबल करवाया, फार्मर्स ने इसको ग्रो किया। तो 1966 में क्या हो गया, अपना देश जो इंडिया है वो फूड के अंदर इंडिपेंडेंट हो गया, और उसे क्या नाम दे दिया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन दे दिया गया। बाद में बात करते हैं किसके, इंस्टीट्यूट के अंदर। इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ जैसे इंस्टीट्यूट आपके राजस्थान से संबंधित एग्जाम है अपनी, जैसे काजरी हो गया, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जोधपुर के अंदर 1959 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। आपका CSWRI है, वो 1962 में CSWRI जो है सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभिकानगर टोक में स्टैब्लिश है। इसके साथ में अपना सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना बीकानेर के अंदर है, खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर के अंदर है। इसी प्रकार अपने बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट राजस्थान से रिलेटेड है, जैसे आपका डायरेक्टेड मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सेवर भरतपुर के अंदर है, सीड स्पाइसेस तबीची अजमेर के अंदर है, और इसके साथ साथ एक्सीलेंस सेंटर भी आपको याद करने हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो नेशनल मिल्क डे, जो अपने राष्ट्रीय मिल्क दिवस है, वो अपने को 26 नवंबर को मनाते हैं। अपना जो मर्दा दिवस है, विश्व मर्दा दिवस, वो 5 दिसंबर को मनाते हैं। किसान दिवस अपना 23 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व जल दिवस अपने 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो है अपने 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट डेज है उनकी डेट आपको याद करनी है। ओजोन डे है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स की। स्कीम के अंदर आपका जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, KCC है, किसान कॉल सेंटर है, किसान क्रेडिट कार्ड है, PM किसान योजना है। इसके अलावा आपका MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, नेशनल मिशन NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है,
इसके अलावा आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना कब स्टार्ट हुई? सॉइल हेल्थ कार्ड कब आया? 2015 के अंदर आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर खरीफ क्रॉप पे प्रीमियम कितना देना पड़ता है, रबी क्रॉप पे प्रीमियम कितना देना पड़ता है, प्लांटेशन क्रॉप पे प्रीमियम कितना देना पड़ता है, वो सारे स्कीम्स और करंट में जो भी स्कीम्स आई है उनके बारे में अपने को रिवीजन करना है। टर्मिनोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे कोई भी क्रॉप है, हम बात करें जैसे कि पैगिंग है, पूछ ले कि पैगिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, तो पैगिंग मतलब किस फसल से संबंधित है, वो मूंगफली से संबंधित है। निपिंग चने से संबंधित है मुख्यतः, उसकी ब्रांचेस को हटा देते हैं। इसके अलावा आपकी ब्लाइंड हुइंग है, अंधी गुड़ाई है, वो अपने से आलू है, शुगर केन है, उससे है। इसके अलावा हम बात करें टाइंग है, तो बांधना किसी गन्ने से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करें सेलिंग परसेंटेज है, वो मूंगफली से है। गिनिंग परसेंटेज वो अपने ग्राउंड से, गिनिंग परसेंटेज आपके कपास से संबंधित है। इस हिसाब से जितने भी टर्म्स है, जैसे ब्राउन मैन्यूरिंग कपास से संबंधित है, तो ये टर्म्स अपने को जो वर्ड है अपने को याद करने हैं। इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ईयर 2016 किससे संबंधित है, 2026 किससे संबंधित है, 2024 किससे संबंधित है, मतलब इंटरनेशनल ईयर आपको देखना है। इसके बाद में इंपोर्टेंट साइंटिस्ट एंड फादर, फादर की बात करें तो एग्रोनॉमी के डॉक्टर पीटर डैकरसन जी है। आपके जो पेडोलॉजी है, जो सोइल है, उसके फादर कौन है? डॉक्टर वीवी डोक्यूचेव है। इस हिसाब से अपने को जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में एम एस स्वामीनाथन है, वर्ल्ड में यानी बहुत लोग हैं, नाम विलियम बोर्ड ने दिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम किसने दिया है? विलियम बोर्ड ने। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर आपके वर्गीस कुरियन है। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी में अपन क्या करते हैं, 26 नवंबर को मिल्क डे मनाते हैं। करंट डाटा और स्कीम के बारे में बताया, तो ये जल्दी से जल्दी मैंने कवर करने की कोशिश करी है कि बेसिक एग्रीकल्चर में आपको ये डाटा आपको देखना है, जिससे कि आपकी क्या रहे, रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि बेसिक एग्रीकल्चर में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको गलत नहीं करेंगे। चलो, बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह अपन टाइम बिना वेस्ट करें फटाफट आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि सारी चीज आप समझ पा रहे हैं और उसको पॉजिटिवली आप रिवाइज कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के अंदर बात करें तो इसका भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो 1875 के अंदर क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1875 में हुई है। पूछ लेते हैं कि कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई है। अभी पूछे कि भारतीय मौसम विभाग अभी फिलहाल कहाँ पे स्थापित है, वो नई दिल्ली के अंदर है। तो ये 1875 में हुआ। फिर 1905 के अंदर ये शिमला हिमाचल प्रदेश में आया। फिर 1928 के अंदर ये कहा गया, आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर आया। और 1944 के अंदर कहा है आपके न्यू दिल्ली आपके स्टेब्लिश हो गया, स्थानांतरित कर दिया गया इसको। साथ में बात करते हैं आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये क्या करता है, एक मौसम जलवायु की एक परिभाषा भी देता है कि 31 साल से ज्यादा के मौसम का जो एवरेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। इसी के साथ में जो वेदर एंड क्लाइमेट है, उनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है मौसम और जलवायु में, कि कम समय के अंदर कम दूरी पर होने वाले जितने भी चेंजेस है उनको तो अपन मौसम बोलते हैं, और अधिक समय पर और अधिक दूरी पर होने वाले जितने भी वातावरणीय जो परिवर्तन उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। मौसम के अध्ययन जिस साइंस में किया जाता है उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं, और जलवायु का अध्ययन जिस साइंस में किया जाता है उसे क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। और जब लॉजी लास्ट में आ गया तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड हो गया, ये अपने हो गया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड हो गया। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं, 7 टाइप के होते हैं। सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन जिसे रेनफॉल बोलते हैं, और क्लाउड। और साथ में इनका इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स, कि इनका क्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब इन सभी 7-8 एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, वेदर भी बनता है, क्लाइमेट भी बनता है, और इनका अपनी एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट आ सकता है और उनको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, अब सोलर रेडिएशन क्या होता है कि सनलाइट अपने सोइल सरफेस पे आ रही है और उससे कितनी रेडिएशन वापस जाती है, उससे क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन बोलते हैं। अब इसके अंदर एक चीज आती है फोटो पीरियोडिज्म। क्या आती है, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म मतलब प्रकाश प्रदीप्तिकालिता, हिंदी में इसको बोलते हैं। फोटो मतलब सनलाइट, पीरियड मतलब टाइम, कि प्लांट की एक ऐसी स्टेज जहां पे वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है और उस रिप्रोडक्टिव स्टेज को फुलफिल करने के लिए कितने घंटे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही अपन फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। और इसको आगे फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, आपके डे न्यूट्रल प्लांट, इसके साथ में इंटरमीडिएट डे न्यूट्रल प्लांट। ये 4 टाइप के होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर सभी के सभी खरीफ फसलें आती है, जितने भी खरीफ क्रॉप है वो सभी के सभी शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट के अंदर सारे के सारे आपके रबी क्रॉप के एग्जांपल होते हैं। डे न्यूट्रल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका कॉटन है, टोमेटो है, सनफ्लावर है, बकवीट है, और कुछ वेराइटी राइस की भी इसके अंदर आती है। तो डे न्यूट्रल मतलब इनके ऊपर सनलाइट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है।
साथ ही बात करते हैं इंटरमीडिएट एंड न्यूट्रल प्लांट के अंदर, तो वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शुगर कैन, और इसका जो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर स्टेब्लिशमेंट है। क्यों है, क्योंकि वहां पे 12 से 14 घंटे की एवरेज सनलाइट रहती है। शॉर्ट डे के अंदर 10 से 12 घंटे से कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग डे प्लांट के अंदर 14 घंटे के आसपास की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे सनलाइट की कोई भी ऐसे फुलफिल या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतना इसको टाइम चाहिए। बात करते हैं टेम्परेचर, यहाँ से तो ये वाला क्वेश्चन बनता है सोलर रेडिएशन से। इसके साथ में बात करते हैं टेम्परेचर सोलर रेडिएशन को मेजर किससे किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सोलर रेडिएशन को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। टेम्परेचर के अंदर आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का आपको मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, मतलब कि न्यूनतम तापमान, आपका आवश्यक तापमान या फिर आपका अधिकतम तापमान कितना होता है वो आपको याद करना है। आपकी 11th की बुक में अच्छे से दिया हुआ है कि जो भी खरीफ रबी क्रॉप है उनको कितना देना चाहिए, मिनिमम 0 से 5 डिग्री होना चाहिए, फिर आपके 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, फिर आपका कितना होना चाहिए 35 से 40 या मैक्सिमम 38 होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको टेम्परेचर की रेंज याद करनी है। यहाँ से पूछ सकता है कि रबी फसलों के लिए आवश्यक या ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है, या खरीफ फसलों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना जरूरी होता है। बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ये ह्यूमिडिटी दो टाइप की होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है अपनी क्या, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक मीटर, वो होती है इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यूनिट होती है आपकी परसेंटेज। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती क्या है, एक निश्चित आयतन के अंदर, निश्चित वॉल्यूम के अंदर, एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर होने वाले टेम्परेचर के साथ में प्रेजेंट वाटर वेपर को अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि ओपन एनवायरनमेंट के अंदर जो भी टेम्परेचर है उस पर कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के अंदर। किसके अंदर किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर यूज किया जाता है। बेसिकली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूज नहीं किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है मिलीबार, और इसको यूज करते हैं, इसको मेजर करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से, बैरोमीटर से यूज किया जाता है। साथ में विंड के अंदर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है कि विंड की स्पीड किससे मेजर की जाती है, वो एनीमोमीटर से की जाती है। विंड की डायरेक्शन किस इंस्ट्रूमेंट से यूज की जाती है, वो विंड वेन से की जाती है। विंड के साथ एक ही भी पूछते हैं कि जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसको क्या बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में हवा क्या जा रही है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं। नॉर्थ से आ रहे तो नॉर्थ वाइड जो डायरेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं। अब साउथ हो जा रहे तो साउथ वाली उसको डायरेक्शन बोलते हैं। विंड वार्ड और लीवार्ड बोलते हैं। तो विंड वाले के अंदर इस हिसाब के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जैसे एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, राजस्थान के अंदर 575 mm होती है। सेंटीमीटर में बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर इसके अंदर क्या होती है, रेनफॉल होती है। अपन यदि इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 1194 1194 mm एनुअल रेनफॉल होती है। वही बात करें वर्ल्ड की एनुअल रेनफॉल तो 1000 mm आपकी एनुअल रेनफॉल होती है। पूछे आपको कि एवरेज रेनी डे कैसे बोलते हैं, जहां पे 2.5 mm से ज्यादा एनुअल, या फिर एवरेज रेनी डे किसे बोलते हैं कि जहां पे 2.5 से ज्यादा 2.5 mm से ज्यादा पर डे यदि बारिश होती है उसको अपन रेनी डे बोलते हैं। और राजस्थान के अंदर बेसिकली 120 के समथिंग रेनी डेज होते हैं। और प्रेसिपिटेशन में और क्या पूछा जाता है, जैसे कि अपने को हॉट क्लाउड्स है, क्लाउड्स के अंदर आप आगे आएंगे। हाँ, क्लाउड्स 3 टाइप के होते हैं। क्लाउड्स की स्टडीज साइंस में की जाती है, उसे नेफोलॉजी बोलते हैं। ओक्टा इसकी यूनिट होती है। और साथ में क्लाउड्स 3 प्रकार के होते हैं, सीरस होता है, क्यूमुलस होता है, निम्बस होते हैं। सीरस के अंदर हाईएस्ट हाइट पे, सीरस कौन से क्लाउड होते हैं, सीरस होते हैं हाईएस्ट हाइट पे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, कॉटनी फेदर लाइक होते हैं। क्यूमुलस, क्यूमुलस आपके बारिश नहीं करते हैं, थोड़ा थंडर्स वगैरह करते हैं, इरेगुलर बारिश करते हैं तो भी। और स्टेटस जो क्लाउड्स है वो रेगुलर बारिश करते हैं और सबसे लो हाइट पे होते हैं। इस हिसाब से आपको पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात कर ली है। फिनोमिना जैसे आइसोबार है, आइसो हाइट है, आइसोटेक है, आइसोबाथ है, वो सभी फिनोमिना के बारे में बात करते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जो जोन है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन हम यहाँ भी पढ़ेंगे। और एग्रोक्लाइमेटिक जोन कहाँ पे है, अपने ड्राई फार्मिंग में भी है, शुष्क खेती के अंदर भी है, वहां भी हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे। एग्रोक्लाइमेटिक जोन अपने राजस्थान में कितने हैं, 10 है आईसीआर के अकॉर्डिंग, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। और अपने इंडिया के अंदर 15 है, वो है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये पूछ ले कि इंडिया का सबसे बड़ा एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है, वो है फर्स्ट सी। सॉरी, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है, फर्स्ट सी। राजस्थान का सबसे छोटा एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है, आपका फोर्थ बी। पूछ ले आपको कि राजस्थान का फर्स्ट केवीके कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर स्टेब्लिश है, तो आपको कमेंट में बताना है कि फर्स्ट केवीके, फर्स्ट कृषि विज्ञान के अंदर राजस्थान का कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बताएंगे। और इसके ऊपर मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा। इस हिसाब से आपको मेट्रोलॉजी के अंदर इससे बाहर जाने के चांसेस
मिनिमम टू मिनिमम है। यदि आप इतना कर लोगे तो इसके बाद में आप उसको यदि आता भी है तो आपको एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हो। चलो लास्ट एंड फाइनल आज के इस लेक्चर में हम वन शॉट जो रिवीजन है, कम टाइम में हम ज्यादा रिवाइज कर रहे हैं, तो इसके अंदर लास्ट जो टॉपिक रहेगा इरिगेशन रहेगा। इरिगेशन के अंदर सबसे पहले आपको समझना क्या है, आप जैसे अभी टाइम क्या नहीं रहेगा कि डेफिनेशन पढ़े, इंपोर्टेंस पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, वो टाइम नहीं है। जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है, मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। सोर्स होता है कि जहां पे पानी पड़ा हुआ है, मीन्स मतलब जहां से पानी उठा के अपने को क्रॉप के पास भेजना है या अपने को यूज में लेना है तो उसे बोलते हैं मीन्स। सोर्स जहां पे पानी पड़ा हुआ है, मतलब ट्यूबवेल है, अपना नहर है, तालाब है, झरने हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, सोर्स बोल सकते हैं। मीन्स उससे बोलेंगे जहां पे पानी उठा के अपने को बाहर निकालना है, जैसे चरस देख ली आपको, रहट हो गया, ट्यूबवेल हो गए, इसके अलावा सॉरी पंप सेट हो गया, पवन चक्की हो गया, तो ये सारे के सारे मीन्स क्या है, साधन है इसके। वाटर रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर सारे के सारे फिनोमेना आ जाएंगे। कैसे, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लस एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन प्लस जो अदर एक्टिविटी होती है, तो उस सभी के अंदर जो पानी यूज होता है उसको अपन जब प्लस करते हैं, सारी एक्टिविटी को सभी को जोड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। की क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट सभी चीजों को इंक्लूड करके निकाली जाती है। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन मतलब जब भी हम किसी क्रॉप की इरिगेशन शेड्यूल करते हैं कि कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो वो सभी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्यों करनी चाहिए किसके अंदर, मतलब जब उसके अंदर अपने प्लांट की सरफेस के अकॉर्डिंग, मतलब प्लांट को बाह्य एक्सटर्नल अपीयरेंस अपन देखते हैं कि उसकी बनावट में जैसे मुरझा गया है प्लांट, तो अपन उसको इरिगेशन करें। सोइल का मॉइस्चर कम हो गया तो अपन पानी उसको अवेलेबल करवाएं। साथ में प्लांट की जो लीफ का टेम्परेचर है वो बढ़ गया तो अपन उसको पानी अवेलेबल करवाएं। साथ में प्लांट की क्रिटिकल स्टेज पे हम उसको क्या करें, पानी अवेलेबल करवाएं। क्यों करवाएं, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज पे करवाएंगे तभी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, वो अवस्था प्लांट की जिसके अंदर पौधे को पानी यदि अपन अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम कर देगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। और हर क्रॉप की अलग अलग होती है, वो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। सेकंड है वाटर डिमांड, हाउ मच टू इरिगेट, मतलब हाउ मच मतलब उसकी वाटर डिमांड कितनी है, अकॉर्डिंग टू वाटर डिमांड हम उसको अपन क्या करेंगे, यदि इरिगेशन अवेलेबल करवाते हैं तो भी अपना प्रोडक्शन बहुत शानदार रहेगा। और हर एक क्रॉप की जैसे वाटर डिमांड अलग अलग होती है, तो सभी का आपको याद करने की, राइस की कितनी होती है, शुगर केन की कितनी होती है, कॉटन की कितनी होती है, वेट की वाटर डिमांड कितनी होती है, सभी को याद करनी। हाउ टू इरिगेट के अंदर क्या आता है, हाउ टू इरिगेट मतलब मेथड्स ऑफ इरिगेशन आते हैं। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी, सतही सिंचाई विधि है, अधो सतही है, सब सरफेस है, अपना फव्वारा सिंचाई विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप सिस्टम है, तो ड्रिप सिस्टम इजराइल से लाया गया। इस प्रकार से ये इरिगेशन मेथड्स है। इसके अंदर सतही विधि के अंदर सबसे बेस्ट कौन सी है, क्यारी विधि है। क्यारी विधि की जल जो उपयोग दक्षता है वो 50 से 60% है। फव्वारा सिंचाई विधि की 75 से 80% के आसपास सिंचाई दक्षता है, वाटर यूज इफिशियंसी सॉरी। इसके बाद में अपनी ड्रिप है उसकी 90 से 95% के आसपास क्या है, इरिगेशन वाटर यूज इफिशियंसी है उसकी। वाटर डिस्चार्ज रेट कितना होता है उसका, 2.5 से 4.5 के आसपास होता है उसका। 1 से 8 लीटर पर हेक्टेयर होता है उसका, 1000 लीटर पर हेक्टेयर पर आवर होता है। इस हिसाब से उन सभी के सभी इरिगेशन मेथड को आपको रिवाइज करना है। साथ में बात करते हैं इसमें वाटर शेड की। वाटर शेड मतलब कि वो जल ग्रहण का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पूरे खेत का पानी एक जगह आ जाए, तो उससे 5 प्रकार होते हैं वाटर शेड के। वो होते हैं मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो और मैक्रो। मतलब 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000 और 50,000 से ज्यादा का जो एरिया है, हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में है, सभी का सभी क्या है, हेक्टेयर में। आपको पूछे कि मिनी वाटर शेड का एरिया कितना होता है, 1 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर। माइक्रो वाटर शेड का एरिया कितना होता है, 100 से 1000। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। और मैंने कोशिश करी है कम से कम टाइम में आपको 3 टॉपिक समझाने की। यदि आप चाहते हो कि हम इसको एक्सप्लेन करके एक टॉपिक पे डिटेल चीजें लेके, जैसे आपको मेट्रोलॉजी की पूरी क्लास समझनी है, आपको इरिगेशन की पूरी क्लास समझनी है, बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पूरा समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जो भी क्वेरी है उसको लेने की कोशिश करेंगे। यदि आपको टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ाया है हम आपको एक शेड्यूल भी दे देंगे, उस शेड्यूल के अंदर हमारे चैनल पे आप पोस्ट वाले सेक्शन में देखोगे, ऑलरेडी हम दे रखा है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, हम उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज हमने प्रिपेयर करके रखी है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी जेट 2026 एग्जाम की तैयारी को, और अच्छी रैंक ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी सजेशन है, चाहे मैं फास्ट बोल रहा हूँ, चाहे मैं स्लो बोल रहा हूँ, चाहे मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, जो भी आपका सजेशन हो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हमें कम टाइम में ज्यादा समय ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवानी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video and you can subscribe if you like the video or share it with your friends. So thank you so much. Bye bye.